हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो मैं आपको डिटेल रिव्यू करके बताऊंगा, मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा, लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं जरूर लाता तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, ये बेसिकली जो डेटा है ये अगस्त महीने का है, अगस्त 2025 का। तो इसका लॉन्च ऑन डेट देखिए तो 1 जनवरी 2013 है। इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 12.6 ईयर्स में तो 19.70% है। तो देखिए 12.6 ईयर्स हो चुके हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को लॉन्च होते होते, और कैटेगरी रिटर्न 19.70% है, ऑल टाइम रिटर्न अगर आप देखें कैटेगरी का। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखिए 12.6 ईयर्स में तो 23.96% का रिटर्न है। मतलब ये अपने कैटेगरी को मान सकते हैं 4% के करीब करीब से बीट कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन होता है अगर आप देखें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि 12.6 ईयर्स कोई छोटा कम ईयर्स नहीं होते, बहुत ज्यादा साल हो चुके हैं 12.6 ईयर्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा रिटर्न के मामले में। लेकिन आप इस बेसिस पे जज मत करिएगा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर रिस्क कैटेगरी से बहुत ज्यादा ले रहा है और रिटर्न भी इतना दे रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे जो पॉजिटिव फीडबैक है वो नेगेटिव फीडबैक में बन सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए अभी बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशंस, उसके बाद हम आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की, कौन से मार्केट में कितना पैसा लगा, मतलब कितना इनका इन्वेस्टमेंट हो रखा है, सेक्टर एलोकेशन, फंड मैनेजर्स। तो सारा चीजें हम कंसिडर करके ही जज करते हैं एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अच्छा है या नहीं है। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा, ये नहीं कि यहाँ से आपने भाग के जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया और एग्जिट मार लिया, ऐसा कभी मत करिएगा। तो मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले लिया होता 10 साल पहले, और आपने 1000 रुपए तक इन्वेस्टमेंट किया होता है एसआईपी हर महीने कंटिन्यूसली 10 साल तक, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 3.65 लाख रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पैसा है आपका 3 गुना लगभग हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की ताकत यहाँ पे। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 2.10 लाख रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पैसा आपका लगभग डबल हो गया होता, लेकिन डबल भी नहीं हुआ, डबल से भी थोड़ा कम है, आप मान सकते 30,000 रुपए कम है, लेकिन लगभग आप इसको डबल मान सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने इसमें क्या होता, क्या नाम है, एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो जो आपका जो अमाउंट है वो 1.2 लाख रुपीज डिपॉजिट होता है, 1.74 लाख रुपीज में कन्वर्ट हो गया होता। तो आप देख पाएंगे मतलब जो एफडी का जो अमाउंट आपको मिला है और जो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का अमाउंट मिला है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न अगर कैटेगरी के साथ कंपेयर करें तो अबव एवरेज है, इतना ज्यादा बड़े मार्जिन से बीट नहीं कर रखा है। भले ही 4% में इसको भले ही बड़ा मार्जिन ही बोलूंगा, लेकिन इसको आप अबव एवरेज मान सकते हैं। जो 10% से बीट करे उसको आप हाई मान सकते हैं। तो यहाँ पे अबव एवरेज आप मान सकते हैं रिटर्न के मामले में, रिटर्न वर्सेस कैटेगरी को कंपेयर करें तो। अब यहाँ पे रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे बिलो एवरेज यहाँ पे आपका रिस्क है कैटेगरी के कंपैरिजन में। वो कैसे है अभी हम नीचे रिस्क और रिटर्न रेशियो में पता करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक डेटा बना रखा है रिस्क और रिटर्न रेशियो। तो रिस्क और रिटर्न रेशियो मैंने निकाल रखा है इस फंड का और कैटेगरी के साथ कंपेयर करके, लास्ट के 3 साल का डेटा है। तो लास्ट के 3 साल का डेटा अगर निकाले, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स मैंने चूज कर रखे कि बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बीटा बेसिकली आपको बताता है कि वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, बेंचमार्क के कंपैरिजन में ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है। तो अगर ये 1 से नीचे उसे ठीक ठाक सा माना था, लेकिन देखिए 0.9 या 0.8 भी, वो भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल आप इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए इस फंड का अगर आप देखा जाए तो 0.75 है, लेकिन कैटेगरी का देखा जाए बीटा तो 0.85 है, तो ये कैटेगरी से कम है। तो इसका मतलब आप इसको एक पॉजिटिव फीडबैक मान सकते हैं। मतलब वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे कम देखने को मिल रही है और कैटेगरी बीटिंग रिटर्न भी मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए क्या होता है कि आपका एक एवरेज रिटर्न होता है ना, उससे कितना प्लस, उससे कितना माइनस, उसके बीच में एक रेंज बन जाती है, उसी के बीच में आपको हर साल रिटर्न मिलने के चांसेस मिलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपका इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 10% है, और ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का आप जैसे देख पा रहे स्क्रीन पे 11.35
का एक स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो 10 प्लस 11.35 कर दीजिए, 10 माइनस 11.35 कर दीजिए, जो एक रेंज बन गई ना, इसी के बीच में आपको हर साल रिटर्न मिलने के चांस मिलते हैं। तो यहाँ पे जितना स्टैंडर्ड डिविएशन कम उसे अच्छा खासा माना जाता है। तो कैटेगरी के साथ कंपेयर करें तो कैटेगरी का 13.69 है और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 11.35 है। तो देखा जाए कैटेगरी से थोड़ा कम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपको वॉलेटिलिटी बहुत ही कम देखने को मिलेगी आज कंपेयर टू इट्स कैटेगरी, और रिटर्न भी कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है। तो अभी तक मैं बोलूं इसको एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि देखिए हर एक जो इन्वेस्टर है वो चाहता है कि रिस्क थोड़ा कम ले कैटेगरी से और कैटेगरी बीटिंग रिटर्न भी मिले। तो यहाँ पे एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा अभी तक। और लेकिन आगे और भी चीजें पैरामीटर्स चेक करते हैं कि क्या इसमें कुछ कमियां हैं या एकदम परफेक्ट फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का। गाइज, अगर आप कंफ्यूजन में कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे स्ट्रैटेजी को फॉलो करनी चाहिए और आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कभी मैं भी बिगिनर था, तो इसके लिए मैंने एक बुक लिख रखी है। बुक का नाम है 100 म्यूचुअल फंड टिप्स फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो गलतियां से क्या क्या सीखी है, क्या क्या चीज़ें मुझे पता चला है, तो मैंने इसमें टोटल 100 टिप्स आपको दे रखे हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको पता नहीं है, तो आप डेफिनेटली ये बुक परचेज कर सकते हैं। लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मिनिमम एसआईपी की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं, 500 रुपीज, जो कि आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि 500 रुपए इतना ज्यादा नहीं है, इतने कम अमाउंट से आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी से। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो 1000 रुपए से लमसम कर सकते हैं, जो कि सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि देखिए स्मॉल अमाउंट है, ये आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी यहाँ पे आपने एंट्री मार ली, कभी भी यहाँ से आपने एग्जिट मार लिया, जो कि पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। एम साइज की बात करते हैं, एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। देखिए इससे आपको पता चलता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि देखिए भरोसा बनेगा, क्योंकि जितना ज्यादा एम साइज रहेगा ना, आपको पता चलेगा इतना पैसा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, इसका मतलब लोगों का ज्यादा भरोसा है, तो आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एम साइज 35,563 एम साइज है, जो कि एक मैं बताऊं एक रीजनेबल एम साइज है, क्योंकि जो मैंने एक परफेक्ट साइज चूज कर रखा है 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में अगर हो, उसके परफेक्ट एम साइज माना जाता है। अगर आपका फंड 10 साल से पुराना फंड है और 15 साल के बीच में है, तो ये 10 साल से पुराना फंड है और 15 साल के बीच में, तो इसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो एम साइज ठीक ठाक है। देखिए एम साइज ज्यादा हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस बोलता हूँ एम से ज्यादा होता है तो उसमें फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। अपने जैसे एग्जांपल ले लीजिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसका एम साइज बहुत ज्यादा है। अगर देखेंगे 60 से 70 करोड़ रुपीज, 70,000 करोड़ रुपीज के आसपास पहुंच चुका है, तो उसमें क्या करते हैं बीच बीच में लमसम बंद कर देते हैं, बीच में एसआईपी बंद करते हैं, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। लेकिन फंड मैनेजर मैनेज कर लेते, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एम साइज कम है तो डेफिनेटली वहां पे एक मैटर ऑफ कंसर्न है। वहां पे मैटर ऑफ कंसर्न क्या है कि वहां पे लोगों का भरोसा नहीं है, तभी तो वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। इसलिए एम साइज ठीक ठाक हो उसे अच्छा खासा माना जाता है, ज्यादा हो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस मैनेजमेंट का थोड़ा इश्यू रहता है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर एम साइज की बात करें इतना परफेक्ट है, तो यहाँ पे लोग भरोसा कर रहे हैं, तो इसलिए एम साइज के मामले में यहाँ पे एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, दिमाग लगाने वाले कौन है? आपके फंड मैनेजर। फंड मैनेजर दिमाग लगा के अपना स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करके, तो वो एज एन अपना कुछ मैनेजमेंट फीस डेफिनेटली लेंगे ही लेंगे। तो यहाँ पे उसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है, लेकिन मैनेजर क्राइटेरिया सेट करके 0.7% से नीचे हो उसे अच्छा खासा माना जाता है। क्योंकि देखिए 0.8% या 0.9% भी बहुत ज्यादा होता है। मैं ये नहीं चाहता कि यार लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें और जब आप 10 साल या 15 साल के बाद जब एग्जिट मारे तो आपको यहाँ पे एज एन एक्सपेंस रेशियो लाखों करोड़ रुपीज में पेमेंट कर रहे हैं एज ए मैनेजमेंट फीस। तो मैं ये नहीं चाहता, इसलिए 0.7% से नीचे उसे अच्छा खासा मानता है, लेकिन 1% से नीचे उसे भी आप अच्छा मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के मामले में बताऊं तो 0.73%, तो मैं यहाँ पे ना तो सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा ना तो बेकार फीडबैक दूंगा, एक अच्छा खासा फीडबैक है। एक्सपेंस रेशियो एक अच्छा है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले एग्जिट मार लिया और प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स लैब में आते हैं तो। अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले एग्जिट मार लिया तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे मेन बात पे आते हैं वो मार्केट कैपिटल। तो मार्केट कैपिटल की बात करते हैं, यहाँ पे मिड कैप में इनका 6.88% तक का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में इनका 86.07% तक एलोकेशन है,
लार्ज कैप में इनका 0% तक एलोकेशन है और अदर्स में देखा जाए तो 7.1% तक एलोकेशन है। अदर्स मतलब डेब्ट और कैश के फॉर्म में आप मान सकते हैं। तो मार्केट कैपिटल के मामले में यहाँ पे मैं एक नेगेटिव फीडबैक दूंगा। नेगेटिव फीडबैक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से बोला गया है कि अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड पिक कर रहे हैं तो उसमें फंड मैनेजर्स मिनिमम 65% उनको स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने वो थ्रेशोल्ड नहीं फॉलो कर रखा है, इन्होंने ज्यादा 86% तक का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में कर दिया है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बन जाता है। भले ही इनके जो फंडामेंटल एनालिसिस थोड़े अच्छे स्मॉल कैप को पिक करना है, क्योंकि मैंने इनके बारे में भी सुना था। ऐसे ये क्या करते हैं कि मतलब जैसे आप मान लीजिए आपका स्टॉक का प्राइस 2 रुपए है, एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस 2 रुपए, एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है, मतलब 80 रुपए है। तो जो 2 रुपए 80 रुपए वो दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में मतलब स्टॉक में आते हैं। लेकिन 80 रुपए वाला जो स्टॉक है उसमें थोड़ा दम रहता है, तो इसलिए उसमें भी वो उसमें इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा ठीक रहता है। तो ये थोड़ा वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं कि मतलब जिसका थोड़ा ज्यादा अच्छा खासा प्राइसिंग हो, ज्यादा अच्छा खासा एस्टैब्लिश स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो, सॉरी स्मॉल कैप स्टॉक्स हो, उसी में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करते, तभी इनका जो पोर्टफोलियो है भले ही रिस्क यहाँ पे ज्यादा लेकर मतलब ज्यादा इनका पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम लेके मतलब आपको रिटर्न ज्यादा दिलवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्मॉल कैप का एलोकेशन थोड़ा कम हो सकता था और लार्ज कैप में थोड़ा बहुत एलोकेशन कर सकते थे, तो यहाँ पे रिस्क और थोड़ा कम मिनिमाइज किया जा सकता था, जो कि इन्होंने किया नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल के मामले में मैं यहाँ पे डेफिनेटली एक सुपर नेगेटिव फीडबैक दूंगा। इन्होंने अगर थोड़ा सा अच्छा खासा स्ट्रेटेजी फॉलो करके लार्ज कैप में ज्यादा अपना एलोकेशन बढ़ाया होता और स्मॉल कैप में कम किया होता तो मैं इसका थोड़ा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक देता। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में 31.20% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर सेक्टर में 22.94% तक एलोकेशन है, बेसिक मेटल्स में 16.47% तक एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 16.16% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 5.14% तक एलोकेशन है, हेल्थ केयर सेक्टर में 3.12% तक एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 1.70% तक एलोकेशन है, रियल एस्टेट में 1.51% तक एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 1.43% तक एलोकेशन है, यूटिलिटीज में देखा जाए तो 0.28% तक एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा क्योंकि प्रॉपर्ली इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। लेकिन मैं यहाँ पे सुपर पॉजिटिव फीडबैक नहीं दूंगा, एक नॉर्मल सा फीडबैक दूंगा, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा और हो सकता था। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊपर के जो 4 सेक्टर्स है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंज्यूमर साइक्लिकल, बेसिक मेटल्स और फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो टोटल इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन 4 सेक्टर में कर रखा है, जो कि मतलब मान सकते 70 से 80% पोर्टफोलियो इनका इसी पे डिपेंडेंट है। तो एक और सेक्टर में अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ा बहुत कम करके, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन सुपर पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे सकता इसको। अब यहाँ पे फंड मैनेजर की बात करते हैं। यहाँ पे एक फंड मैनेजर है जो कि आर श्रीनिवासन है, इनका एक्सपीरियंस 16.29 ईयर्स का, जो कि बहुत ज्यादा मैसिव आप मान सकते हैं एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे मैं फंड मैनेजर के मामले में एवरेज सा फीडबैक दूंगा, कोई ज्यादा अच्छा नहीं कोई ज्यादा बुरा नहीं। रीजन ये है कि यहाँ पे फंड मैनेजर सिर्फ एक है। एक्सपीरियंस के मामले में यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि एक ज्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर, तो आप इनके बारे में हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं पास्ट में इन्होंने इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, इन्होंने पास्ट में कैसा रिटर्न दिलवा रखा है। तो आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ फंड मैनेजर अच्छा है, इनकी जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप फंड मैनेजर पे ही पैसा लगा रहे हैं, कि फंड मैनेजर ही अपना दिमाग खर्च करता है, अपने फंडामेंटल एनालिसिस करता है और फिर जाके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है और आपको रिटर्न दिलवाता है। तो इसीलिए ये थोड़ा जरूरी हो जाता है। तब फंड मैनेजर अगर और 1-2 होते और एक्सपीरियंस होते या फिर और 2-4 होते तो थोड़ा मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आती, थोड़ा बहुत और भरोसा बन जाता। लेकिन यहाँ पे मैं एक अच्छा खासा फीडबैक दूंगा, मतलब एवरेज सा फीडबैक दूंगा, ना तो बुरा ना तो अच्छा। तो बुरा इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे जो एक फंड मैनेजर है वो ज्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, तो इसलिए अच्छा है। और बुरा इसमें यहाँ पे है कि थोड़ा और 1-2 और फंड मैनेजर होते तो ज्यादा अच्छा रहता। रेटिंग की बात करें तो इसको 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग मैं दूंगा, मतलब ये मेरी पर्सनल रेटिंग होगी 4 आउट ऑफ 5। इसीलिए देखिए पॉजिटिव इसकी ये बात है कि ये कम रिस्क लेके आपको रिटर्न ज्यादा दिलवा रहा है। आप देख पा रहे कि कम वॉलेटिलिटी लेके आपको ज्यादा रिटर्न दिलवा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिस्क बना इसलिए रह रहा है क्योंकि इन्होंने लार्ज कैप में ज्यादा इनका एलोकेशन है ही नहीं, इनका ज्यादातर स्मॉल कैप में ही हो रखा है। जबकि यहाँ पे ये लार्ज कैप में कर सकते थे, क्योंकि सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से 65% आप मिनिमम स्मॉल कैप में रख सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने 86% तक का स्मॉल कैप में रख दिया। तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रह रहा है, जिसके कारण इसकी जो रेटिंग है वो 5 आउट ऑफ 5 होती है, लेकिन यहाँ पे 5 आउट ऑफ 4 मिल रहा है।
तो यहाँ पे एक तो मार्केट कैपिटल का पंगा है, एक तो सेक्टर एलोकेशन का थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन हो सकता था, और फंड मैनेजर जो है वो एक दो और हो सकते थे। उसके अलावा देखा जाए तो ठीक ठाक सा फंड है। आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो आपका टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब मान लीजिए 10 साल मिनिमम होना चाहिए, और अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है तभी आप ऐसे म्यूचुअल फंड में आइए, वरना बिल्कुल ही मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपको वॉलिडिटी मैसिव देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे वॉलिडिटी सिर्फ कैटेगरी के साथ कंपेयर करके जज कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि कैटेगरी से कम वॉलेटाइल है इसका मतलब बढ़िया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे वॉलिडिटी आपको बहुत ही मैसिव देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको वॉलिडिटी डेफिनेटली देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको, अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा हाई है तो आप अपना पोर्टफोलियो का 5 से 10% ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड का अगर रिव्यू दूंगा 4 आउट ऑफ 5, और एक ठीक ठाक सा म्यूचुअल फंड है, कोई इतना अच्छा नहीं है कि ज्यादा बुरा नहीं है स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में। तो ये आपका ओवरऑल, लेकिन हाँ मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया और अपने जाकर भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड पिक करना में कंफ्यूजन है, आप गलतियां नहीं करना चाहते, आप बिगिनर है, क्योंकि बिगिनर में बहुत गलतियां करते हैं, क्योंकि मैं भी कभी बिगिनर था, तो आप मेरी बुक परचेज कर सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 100 म्यूचुअल फंड टिप्स फॉर बिगिनर्स। ये बेसिकली Amazon में अवेलेबल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको परचेज कर सकते हैं। और आप वो जो मिस्टेक मैंने की थी आप वो मिस्टेक नहीं कर सकते, मैंने मतलब आपको सीखने को बहुत मिलेगा, और आप ना करें मैं वो चाहता हूँ। मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।